बस बस भैया, यहीं रोक दीजिए। नूपुर के कहने पर ड्राइवर ने ऑटो रोक दी। ऑटो से उतरकर बैग कंधे पर लटकाए लंबे लंबे डग भरती हुई वह गेट खोलकर जा खड़ी हुई। डोरबेल बजा दी। अरे वाह नूपुर, आओ आओ। अचानक बेटी को आया देख जयदीप जी का चेहरा खिल उठा। पापा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? जयदीप जी से मिलते ही नूपुर की मुस्कान खनकती हंसी में बदल गई। कमरे में पैर फैलाकर सोफे पर पीठ टिकाकर वो आराम से बैठ गई। थक गई शायद मेरी बेटी, मैं अभी तुम्हारी पसंदीदा दालचीनी वाली चाय बनाकर लाता हूँ, कहकर जयदीप जी किचन में चले गए। आप क्यों पापा, सुधा नहीं आई क्या आज काम पर? नूपुर पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। बेटा, एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आज भोपाल के लिए निकलना था मुझे। सुधा तो इसीलिए जल्दी काम निपटा कर चली गई। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि फ़्लाइट की टिकट कैंसिल करवा दूँ अब। पापा, आप चले जाइए, जल्दी वापस आ जाएंगे ना? मैं तो अभी कुछ दिन यहीं रहूँगी। नूपुर प्रसन्न दिखने का पूरा प्रयास कर रही थी। मैं 2 दिन में लौट आऊँगा। वैसे इस बार ऋषभ नाराज नहीं हुआ तुम्हारे कुछ दिन यहाँ बिताने पर? कानपुर में हो तो भी बस सुबह आकर शाम को चली जाती हो वापस। एक दिन भी कहाँ रहने देता है वो तुम्हें अपने मायके में। पापा के मन में अपने दामाद के प्रति छिपी शिकायत शब्दों में झलक रही थी। ऑफिस के काम से आज ही ऋषभ सिडनी गए हैं, इसलिए आपके साथ कुछ दिन रहने का प्रोग्राम बना लिया मैंने। गुड। जयदीप जी के चेहरे पर मुस्कान की एक लंबी रेखा खिंच गई। नूपुर भी मुस्कुरा दी और फिर ड्राइंग रूम में रखे बैग को अपने कमरे में ले जाकर सामान निकाल अलमारी में रखने लगी। पापा के साथ बातचीत कर नूपुर का मन हल्का हो गया, लेकिन अपने पापा के जाते ही उसे उदासी ने फिर से घेर लिया। मस्तिष्क में विचारों की उलझन निराशा को और भी बढ़ा रही थी। शून्य में ताकती वो अपने आप से ही बातें करने लगी। कितना अपनापन है यहाँ, दीवारें भी जैसे अनुराग बसाए हैं अपने भीतर। घर के एकमात्र सदस्य पापा तो जैसे स्नेह का पर्याय ही हैं। मम्मी के दुनिया छोड़कर चले जाने के बाद सालों से मम्मी की भूमिका निभाते हुए अपनी ममता की छांव तले धूप सदृश चिंताओं से बचाते आए हैं वे। मैं अकेली संतान हूँ तो क्या, सभी नाते मिलकर भी जितना प्रेम नहीं बरसा पाते उतना पापा ने अकेले ही मुझ पर बरसा दिया है। और वहाँ कैसे कह दूँ कि ससुराल ही अब घर है मेरा। सासू माँ के रूप में खोई हुई माँ मिल जाएगी, यही आशा थी मेरी। ससुर जी से पापा जैसा स्नेह चाहा था, लेकिन चाहने मात्र से ही तो सब संभव नहीं होता। फिर और किसी को क्या दोष दूँ जब जीवन साथी ही अनमना सा रहता है मुझसे। विवाह के 3 वर्ष बीत जाने पर भी प्यार और अपनेपन को तरस रही हूँ मैं। आशा थी कि कोई नन्ही जान आएगी तो नए रंग भर देगी जीवन में। क्या मैं कम दुखी हूँ माँ ना बन पाने पर, कि सभी मुझे किसी अपराधी सा सिद्ध करने में लगे हैं? नूपुर एक बार फिर सब याद करके खिन्न हो उठी। विवाह होते ही उसे नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा था। सारा दिन अकेले घर के कामों में पिसती हुई वो 2 बोल प्रेम के सुनने को तरस जाती थी। पति ऋषभ अपनी ही दुनिया में खोया रहता। रात में कुछ हसीन लम्हों की चाह में वो ऋषभ के करीब जाती तो उसका रवैया ऐसा होता जैसे एहसान कर रहा हो उस पर। नूपुर को किसी नन्ही आहट की प्रतीक्षा करते हुए 2 वर्ष बीत गए, लेकिन उसकी गोद सूनी ही थी। ऋषभ का मनुहार कर एक दिन उसे साथ लेकर वो क्लिनिक चली गई। वहाँ डॉक्टर ने नूपुर व ऋषभ दोनों के लिए कुछ टेस्ट लिख दिए। उस रात ऋषभ ऑनलाइन आई रिपोर्ट्स देख रहा था और वह बिस्तर पर लेटे हुए ऋषभ की आतुरता से प्रतीक्षा कर रही थी। लैपटॉप शट डाउन कर लटका हुआ चेहरा लिए वह आकर बोला, रिपोर्ट्स देख ली है, कहा था तुम्हें पहले ही, पर तुम ही जिद पकड़े बैठी थी कि टेस्ट करवाना है। अब साफ हो चुका है कि तुम में ही कुछ कमी है, इसलिए मां नहीं बन पाओगी कभी। नूपुर की रुलाई फूट पड़ी थी। अपने को संयत कर हिम्मत जुटाकर बोली, आप कल प्रिंट निकलवा लेना रिपोर्ट का। ऐसी समस्याओं से कई औरतें 2-4 होती हैं, इलाज तो होता ही होगा कोई ना कोई।
हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अब अपनी इस कमी का तमाशा बनवाने की। कोई पूछेगा तो कह देंगे कि अभी नहीं चाहते परिवार बढ़ाना। आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। किसी तानाशाह सा आदेश देकर ऋषभ मुंह फेर कर लेट गया। तिरस्कृत हो नूपुर बस आंसू बहा कर रह गई थी। ऋषभ ने अगले ही दिन अपनी माँ को रिपोर्ट के बारे में बताया। बस फिर क्या था, आते जाते ताने कसने और देने शुरू कर दिए थे उन्होंने। ससुर जी ऋषभ को बार बार याद दिलाना नहीं भूलते कि उनके रिश्ते के एक भाई ने अपनी बहू के मां ना बन पाने की स्थिति में अपने इकलौते बेटे को तलाक दिलवाकर उसका दूसरा विवाह करवा दिया था। उपेक्षा और प्रताड़ना के अंधेरे से घिरी एक तंग सी गली में स्वयं को पाकर नूपुर बिल्कुल अकेली हो गई थी। ऋषभ अक्सर डपट देता कि मुंह फुलाकर क्यों रहती हो हमेशा, कम से कम मेरे सामने तो मनहूस सा चेहरा लिए ना आया करो। पिछले दिन के अपमान का दंश भी अब तक मरमाहत कर रहा था नूपुर को। मेरठ से ऋषभ की बुआ जी मिलने आई थी। नूपुर ने हमेशा की तरह अभिवादन कर आदर व्यक्त किया। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में नूपुर को गोद भर जाने का आशीर्वाद दिया तो पास खड़ी नूपुर की सासू माँ तपाक से बोल उठी, सपने देखने बंद करो जीजी, अब ये सुख हमारे हिस्से में है कहाँ। बस अब तो हमारा आंगन बच्चे की किलकारियों के लिए तरसता ही रहेगा सदा। ये सुन बुआ जी आंखें फाड़ मुंह बिचकाते हुए बोली, अरे अरे यह क्या कह रहे हो। नूपुर की सूरत देखकर तो नहीं लगता कि इसे कोई अफसोस है अपने इस अधूरेपन पर। औरत का सारा बनाव सिंगार बेकार है अगर एक संतान भी ना दे सके परिवार को। अरे क्या करें अब, ये बांझ लिखी थी लड़के के हिस्से में। जी जलता रहेगा अब तो सदा यूं ही हमारा। जहर बुझे तीर से शब्दों का वार असहनीय हो गया तो नूपुर चुपचाप वहां से चली गई। अपमान और दुख से विचलित हो रात में उसने ऋषभ को ये सब बताया तो ऋषभ उल्टा उस पर ही बरसने लगा। किस किस का मुंह बंद करोगी, कुछ गलत तो नहीं कहा माँ या बुआ जी ने। जानती हो ना कि कल 8 बजे की फ्लाइट से मुझे सिडनी जाना है। सोचा था जाने से पहले तुम्हें खुश कर दूंगा, लेकिन सारा मूड ऑफ कर दिया तुमने। लाइट बंद कर सो जाओ अब। मैं भी कल पापा के पास जाना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आज ही फ़ोन पर बताया था उन्होंने। पहली बार नूपुर ने ऋषभ से झूठ बोला था। पापा के फ़ोन का बहाना कर आज वो मायके आ गई थी। बचपन में जब कोई बात उसे विचलित करती थी तो पापा के थपकी देकर सुलाते ही सारा तनाव छूमंतर हो जाता था। उसी थपकी की चाह में कुछ दिन पापा के साथ बिताने आई थी वो। एयरपोर्ट पहुंचकर जयदीप जी ने मैसेज भेजा तो टोन सुन नूपुर की सोच पर विराम लग गया। मैसेज पढ़ने के बाद किचन में जाकर वो अपने लिए मैगी बना लाई और वापस कमरे में आ टीवी ऑन करके बैठ गई। किसी फिल्म में विवाह का दृश्य चल रहा था। नूपुर के साथ फेरों से पहले भी सुखमय भविष्य और मन को बांधने के प्रतीक के रूप में गठबंधन की रस्म अदा की गई थी। लेकिन हुआ क्या, ऋषभ के कंधे पर लटके दुपट्टे में बंधा गोल सिक्का कैसे तिरस्कार की टेढ़ी मेढ़ी आकृति में बदल गया वो जान ही नहीं सकी। वह तो कटीली झाड़ियां ही चुभा रही हैं। हल्दी का सुनहरा रंग जीवन में चढ़ने की आशा पूरी होती कि उससे पहले ही विवाद ने अपने रंग बिखेर दिए थे उस पर। फूल सा उसका चेहरा जैसे खिलने से पहले ही मुरझाया सा लगने लगा था। अच्छत, चावल के धवल दाने पति के अटूट प्रेम और सुख शांति देने के स्थान पर एक बोझ सा औपचारिक रिश्ता ही तो दे पाए थे उसे। मानसिक शांति तो अब एक सपना सी लगने लगी है। गठबंधन ने दोनों के मन को तो नहीं बांधा। हाँ, नूपुर के पाँव में जंजीर जरूर बंध गई थी जिसे ना तो वो तोड़ पा रही थी और ना ही अपने अस्तित्व को यूं कैद में देख पा रही थी। डोरबेल बजने से नूपुर सोच के दलदल से बाहर आ गई। दरवाज़ा खोला तो सामने अजीत को देख मुरझाया मन खिल सा गया। अजीत उसके पड़ोस में ही रहता था। दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी थी। वे एक ही स्कूल में पढ़े थे। बाद में उच्च शिक्षा के लिए अजीत बेंगलुरु चला गया। MBA करने के बाद नोएडा स्थित एक विदेशी कंपनी में बतौर मैनेजर वह कार्य कर रहा था। अजीत का एक पैर
पोलियो के कारण बेहद कमज़ोर था। उस पैर में वो कैलीपर पहन कर रखता था, तभी उसका चलना फिरना संभव हो पाता था। अजीत के मन में नूपुर के लिए विशेष स्थान था, लेकिन इसका कारण नूपुर का अप्रतिम सौंदर्य या उसका पढ़ाई में अव्वल होना नहीं था। इसका कारण तो नूपुर का उसके मन के प्रति सम्मान और स्नेही व्यवहार था, जो सहानुभूति से नहीं मित्रता की सुगंध से सुवासित था। विवाह के बाद नूपुर का मायके में आना कम होने लगा तो अजीत से मिलना जुलना बंद सा हो गया, लेकिन नूपुर की मित्रता जैसे ऊर्जा बनी हमेशा अजीत का हाथ पकड़े साथ साथ चला करती थी। अजीत आया तो नूपुर पहले के रंग में रंग गई। बातों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पुराने दोस्त, स्कूल व कॉलेज के टीचर्स और मौसम का मिजाज सब कुछ समा गया था उनकी बातचीत के मध्य। नूपुर अपना दर्द मन में ही रख अजीत का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन वह भूल गई थी कि अजीत जैसा मित्र उसकी मुस्कान देखकर ही अनुमान लगा लेगा कि वो दिल से निकली खुशनुमा मुस्कुराहट है या हंसी का जामा पहने हुए गहन पीड़ा। कुछ देर की बातचीत के बाद अजीत अचानक पूछ बैठा, नूपुर, हम क्या अपने पुराने दिनों को ही याद करते रहेंगे या अपनी नई जिंदगी के किस्से भी शेयर करेंगे? तो वह बोली, मेरी जिंदगी तो वही किसी भी शादीशुदा स्त्री की जिंदगी जैसी ही है। सास ससुर, पति, जिम्मेदारियाँ, बस और क्या। तुम ही कुछ बताओ ना, कहकर उसने पलकें झुका ली। एक खूबसूरत जिंदा दिल औरत पति से दूर बैठी हो और एक बात भी उसके बारे में ना करे, अजीब लग रहा है मुझे। मैं गलत नहीं हूँ, तुम बहुत कुछ दबाए बैठी हो अपने अंदर। नूपुर, मन की गिरह खोल दो प्लीज़। अजीत की स्नेह भरी गुहार नूपुर के दिल से आंखों तक पहुँच आंसू बनकर झरझर बहने लगी। अपनी सभी आहत अनुभूतियों को उसने एक एक कर अजीत के समक्ष खोल कर रख दिया। अजीत की सहानुभूति घावों पर मरहम का काम कर रही थी। नूपुर की आप बीती सुन कुछ सोचता हुआ सा अजीत बोला, अजीब लग रहा है मुझे, लेकिन नूपुर, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि ऋषभ ने तुम दोनों की रिपोर्ट्स को लेकर सच बोला है तुमसे? मतलब ऋषभ ने ऑनलाइन देखी थी रिपोर्ट्स, अपनी मर्जी से थोड़े ही कहा था, लेकिन तुमने तो नहीं देखी, फिर प्रिंट्स भी नहीं निकलवाए उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं बल्कि वो? अजीत की बात बीच में ही काट कर नूपुर बोल उठी, विश्वास तो नहीं हो रहा कि ऋषभ इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। वह गुस्सैल जरूर है लेकिन धोखेबाज नहीं। बेचैन होकर वो सोच में डूब गई। उसे चिंतित देख अजीत ने उसका ध्यान दूसरी ओर लगाने के उद्देश्य से चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। एक बार फिर हंसी मजाक का दौर चल पड़ा। इसी बीच जयदीप जी का भोपाल पहुंचकर फोन आ गया। अजीत वहां आया हुआ है, यह जानकर नूपुर के लिए चिंतित जयदीप जी को राहत सी मिली। अजीत से उन्होंने रात में नूपुर के पास ही रुकने का अनुरोध कर दिया। रात के 1 बजे दोनों की उनींदी आंखों ने बातचीत की गति पर थोड़ा विराम लगा ही दिया। सोने से पहले अजीत हौले से मुस्कुराकर बोला, नूपुर, एक बात कहना चाहता हूँ। हम कितने वक्त बाद मिले हैं, इसके बाद ना जाने कब मिल पाएं। तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो एक एक कॉफ़ी हो जाए। हाँ, लेकिन कॉफ़ी मैं बनाऊंगा, तुम रुको ना यहीं। मैं बस यूँ गया और यूँ आया। नूपुर मित्र के आग्रह को टाल नहीं सकी। अपने पिता के कमरे में जाकर नूपुर अजीत के सोने का प्रबंध करने लगी। अजीत कॉफ़ी लेकर आया तो पहला घूंट भरते ही बोली, कमाल की कॉफ़ी बनाते हो अजीत, तुम्हारी होने वाली वाइफ से रस्क सा हो रहा है मुझे। कहते हुए नूपुर खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर वहीं बेड पर पैर फैलाकर चैन से बैठ कॉफ़ी का आनंद लेने लगी। अजीत ने उसे अपने मोबाइल में उन लड़कियों के फ़ोटो दिखाए जहां उसके रिश्ते की बात चल रही थी। नूपुर से उसकी पसंद की लड़की चुनने को कहकर वह वॉशरूम चला गया। थकी हुई नूपुर वहीं बेड पर लेटी तो पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। सुबह अलार्म बजने पर ही नूपुर की नींद खुली। हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ वह कमरे से बाहर निकली। अजीत बालकनी में खड़ा गुलाबी आसमान पर बिखरी छटा निहार रहा था। इससे पहले कि वो रात के विषय में कोई सवाल करती, अजीत स्वयं ही बोल उठा, रात को जब मैं चेंज कर अंकल के कमरे में वापस आया
तो तुम गहरी नींद में थी। तुम्हें उठाना मैंने ठीक नहीं समझा और तुम्हारे कमरे में जाकर सो गया। चाय पीकर अजीत वापस चला गया। जब तक जयदीप जी लौटे नहीं, अजीत प्रतिदिन नूपुर से मिलने आता रहा। पापा लौटे तो नूपुर जैसे नन्ही सी बच्ची बन गई। वो ये देखकर बहुत प्रसन्न थी कि इतने कम समय के लिए भोपाल जाने पर भी पापा यह नहीं भूले थे कि वहाँ की चूड़ियाँ नूपुर को बहुत पसंद हैं। रंग बिरंगी चूड़ियों और कंगनों के साथ ही पापा हरी और लाल रंग में रंगा गोटा पट्टी के काम वाला एक सुंदर सा लहंगा भी लाए थे। कितना खुश देखना चाहते थे वह नूपुर को, चाहकर भी नूपुर जयदीप जी को अपना दुख नहीं बता पाई। वह जानती थी कि उसके मां ना बन पाने पर ससुराल वालों का उसे दोष देना पापा को बहुत कष्ट पहुंचाएगा। अपनी पीड़ा को भीतर ही दबा पापा के स्नेह को पल पल महसूस करती नूपुर के 10 दिन बातें करते और हंसते हंसाते कब बीत गए पता ही नहीं चला उसे। वापसी के दिन नाश्ता करने वो टेबल पर बैठी ही थी कि उबकाई आने लगी। उबकाई के साथ ही चक्कर भी आ रहा था। जयदीप जी उसे घर के पास ही डॉक्टर सुनीता के क्लिनिक पर ले गए। डॉक्टर सुनीता ने जांच कर दवा के साथ कुछ टेस्ट भी लिख दिए। टेस्ट के लिए सैंपल्स देकर नूपुर घर आकर दवा खाकर आराम करने लगी। दोपहर को अजीत नूपुर से मिलने आया तो साथ में उसकी पसंद का ढोकला भी लाया। नूपुर की पसंदीदा दुकान का ढोकला, उस पर पापा और अजीत का साथ। नूपुर भूल ही गई कि वह बीमार है। तीनों की बातों और ठहाकों से घर गूंज उठा। शाम होते होते नूपुर की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। जयदीप जी चाहते थे कि वह अगले दिन तक रुक जाए, लेकिन नूपुर ने जाना ही उचित समझा क्योंकि सुबह ही ऋषभ सिडनी से अपने घर लौट चुका था। डॉक्टर सुनीता के क्लिनिक पर रिपोर्ट्स ऑनलाइन देखने की सुविधा नहीं थी और स्वास्थ्य में सुधार होने के कारण नूपुर को रिपोर्ट लेना आवश्यक भी नहीं लग रहा था। इसलिए वो कैब बुक करवाने लगी। अजीत और जयदीप जी का मानना था कि रिपोर्ट एक बार देखनी जरूर चाहिए। नूपुर को लौटने में देर ना हो जाए, इसलिए अजीत ने कहा कि वह क्लिनिक से रिपोर्ट लेकर उसका फोटो खींच नूपुर को व्हाट्सएप पर भेज देगा। कैब बुलाकर पापा और अजीत से विदा ले वो टैक्सी में बैठकर चली गई। नूपुर ससुराल पहुंचने ही वाली थी कि उसे अजीत का भेजा हुआ रिपोर्ट का फोटो मिल गया। जब नूपुर ने फोटो डाउनलोड कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रिपोर्ट बता रही थी कि वह गर्भवती है। नूपुर का मन खुशी से झूम उठा। वह जल्द ही ऋषभ से मिलकर यह सुखद समाचार उसे सुनाना चाहती थी। उत्साह से भरी नूपुर दौड़ती हुई पति के पास जा पहुंची। ऋषभ से आंखें बंद करने को कहकर उसने पर्स से मोबाइल निकाला और रिपोर्ट का फोटो ऋषभ के सामने कर दिया। ऋषभ ने आंखें खोली तो नजरें मोबाइल स्क्रीन पर ठहर गई। रिपोर्ट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। माथे पर त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, क्या मजाक है यह? मजाक नहीं, ये सच है ऋषभ। नूपुर खुशी से चहक उठी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऋषभ आशंका से घिरा हुआ था। हो गया बस, कैसे ये तो मुझे भी नहीं पता। आधा से कंधे उचकाती हुई नूपुर पति से लिपट गई। नूपुर को अपने से अलग कर ऋषभ आक्रोशित हो लगभग चीख उठा। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। हुआ तो हुआ कैसे? क्या हो गया है आपको? इस बार नूपुर तुनक कर बोली। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हैं आप इतनी देर से? मैंने तो सोचा था कि आप ये खुशखबरी सुन खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन कैसी खुशखबरी, कैसी खुशी? सुन लो तुम आज कि मैं पिता नहीं बन सकता। उत्तेजना और क्रोध में ऋषभ के मुंह से सच निकल गया। नूपुर सिर पकड़कर बैठ गई। उसे लग रहा था कि वो चक्कर खाकर गिर जाएगी। अपनी रोबीली आवाज में ऋषभ फिर से चिल्लाया, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये बच्चा किसका है? शायद उस अजीत का ही जिसने तुम्हें यह रिपोर्ट भेजी है। नूपुर ये सहन ना कर सकी, तैस में आकर बोली, अब समझी कि आपने मुझे हमारे टेस्ट की रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई थी, क्यों नहीं जाना चाहते थे डॉक्टर के पास। इतना बड़ा धोखा। बौखलाया सा ऋषभ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। बेचैन होकर वह कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। असमंजस में खड़ी नूपुर भी आंखों पर हाथ रख बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद कमरे की चुप्पी नूपुर का मोबाइल बजने से टूट गया।
कॉल अजीत की थी। उखड़ी सी आवाज़ में हेलो बोल मोबाइल पर बात करते हुए वह कमरे से सटी बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। अजीत बोला, ऋषभ का सिडनी टूर कैसा रहा? तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? अरे तुमसे मैंने एक ज़रूरी बात बताने के लिए किया है फ़ोन। मैंने जिस रिपोर्ट का फ़ोटो भेजा था वो तुम्हारी नहीं है। पहले किसी और नूपुर की रिपोर्ट दे दी थी मुझे उन लोगों ने। कुछ देर पहले क्लिनिक से फ़ोन आया तो मैं दोबारा जाकर सही वाली रिपोर्ट लाया हूँ। अभी व्हाट्सएप पर तुम्हारी असली रिपोर्ट भेज रहा हूँ। कोई बड़ी बीमारी नहीं, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था। ओह, मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये हुआ क्या। हाँ, लेकिन उस गलत रिपोर्ट ने ऋषभ को बेनकाब कर दिया है, कहते हुए नूपुर ने पूरी घटना संक्षेप में बता दी। अब ऋषभ को बता दो रिपोर्ट का सच, सब ठीक हो जाएगा, कहकर अजीत ने फ़ोन काट दिया और असली रिपोर्ट नूपुर को भेज दी। फ़ोन पर नूपुर की हताशा में डूबी आवाज़ सुनने के बाद अजीत चिंतित था, लेकिन उसे इस बात की प्रसन्नता भी थी कि ऋषभ को लेकर उसका अनुमान सही निकला और एक छोटी सी युक्ति लगाकर उस झूठ से पर्दा उठाने में वो सफल भी हो गया। हुआ यूँ कि शाम को जब अजीत नूपुर की रिपोर्ट लेने पहुंचा तो जो रिपोर्ट उसे पहले मिली उसे देखकर वो चौंक गया। फिर रिपोर्ट पर मोबाइल नंबर व घर का पता देखा तो वह नूपुर का नहीं था। अजीत समझ गया कि यह रिपोर्ट किसी और नूपुर की है। इससे पहले कि वो काउंटर पर जाकर सही रिपोर्ट लेता, उसने अपने मोबाइल से उस रिपोर्ट की एक फ़ोटो इस तरह से खींच कर रख लिया जिसमें एड्रेस और मोबाइल नंबर दिखाई ना दे। इसके बाद अजीत ने नूपुर की असली रिपोर्ट लेकर अपने पास रख ली। रिपोर्ट नॉर्मल थी, इसलिए उसे नूपुर तक पहुंचाने की जल्दी भी महसूस नहीं हुई। गलत रिपोर्ट वाला फ़ोटो नूपुर को भेज दिया क्योंकि यह रिपोर्ट देखने के बाद ऋषभ की प्रतिक्रिया द्वारा सच झूठ की तह तक पहुंचा जा सकता था। अजीत सही रिपोर्ट भेजने के बाद आशा कर रहा था कि ऋषभ अब शर्मिंदा होकर सच छिपाने के लिए नूपुर से क्षमा मांग लेगा और दोनों का वैवाहिक जीवन एक सुखद मोड़ ले लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऋषभ को जब नूपुर ने बताया कि प्रेगनेंसी वाली रिपोर्ट गलत थी तो निर्लज्जता और दोगुने वेग से वो नूपुर पर चिल्ला उठा, तो अब अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया है तुमने। ना जाने क्या समझती हो अपने आप को। सिडनी में ही खुश था मैं, सोच रहा हूँ सब छोड़ छाड़ कर वहीं चला जाऊँ। नूपुर का मन कड़वाहट से भर उठा। मन के चूर चूर होने की पीड़ा मुख पर साफ झलक रही थी। मन किया कि जोर से चीख उठे, मुंह से जैसे बोल अपने आप ही निकल पड़े। अपने किए पर शर्मिंदा होने की जगह आप मुझे मेरे दोस्तों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अब तक आपके व्यवहार को मैं आपका स्वभाव समझकर सहन करती आ रही थी, लेकिन आप तो पहले दिन से ही मुझे नीचा दिखाने के मौके तलाश रहे थे। क्या हो गया अगर पति पत्नी में से कोई भी संतान को जन्म देने में असमर्थ है? वो आप भी हो सकते थे या मैं भी। रिश्तों का घटा जोड़ नहीं जानती मैं, लेकिन इतना समझती हूँ कि प्यार दिमाग से नहीं दिल से होता है। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम पर टिका होता है, दिमाग का खेल नहीं चलता यहाँ। आप क्या मुझे छोड़ेंगे? मैं आज ही अभी पति पत्नी के नाम पर कलंक बन चुके इस रिश्ते से अपने आप को अलग करती हूँ। ऋषभ हक्का बक्का सा देखता रह गया और बैग लेकर नूपुर उल्टे पांव मायके लौट आई। जयदीप जी भी क्या कहते, सब जानने के बाद कुछ दिन की जहोज्जत के बाद तलाक हो गया। अपनी योग्यता के बल पर स्कूल में टीचर बन नूपुर पूरी हिम्मत से स्वयं को संभाले थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं एक रिक्तता निरंतर अनुभव कर रही थी। धीरे धीरे उसके वजूद पर छा रही वह उदासी उसकी उमंगों और खुशियों को लील ही जाती यदि उस दिन अजीत अपना दिल उसके सामने खोल न देता। नूपुर, तुम्हें कभी कहने का साहस न जुटा सका। हमेशा एक जुड़ाव सा महसूस होता रहा है तुम्हारे संग। कुछ कहना भी चाहा कभी तो अपाहिज पाँव ने जैसे मेरी सारी हिम्मत छीन ली। तुम्हारी शादी हुई तो सब्र कर लिया और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहा। अब भी तुम्हें उदास देखता हूँ तो लगता है कहीं से खुशियों की गठरी बांध लाऊं और सब तुम पर निछावर कर दूं। अजीत बोला। अपाहिज? क्या कह रहे हो अजीत? अपाहिज तो ऋषभ था जिसकी सोच ही पंगु थी। काश
तुमने कुछ साल पहले ही बता दी होती मुझे अपने मन की बात। नूपुर का गला रुंध गया। तो अब भी क्या बिगड़ा है नूपुर? क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनकर खुश रह सकोगी? नूपुर की आंखें ही नहीं, मन भी भीग गया। लगा जैसे अजीत ने चाहत के दुपट्टे में सम्मान का सिक्का, उमंग सी हल्दी, चावल के दानों सा विश्वास तथा आशा के पुष्प रख कस कर गांठ लगा दी हो और उसे नूपुर की कोमल भावनाओं की चूनर से बांध दिया हो। गठबंधन तो आज ही हो गया हमारा, कहकर नूपुर अजीत के गले लग गई। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।